राम नाम सत्य है, ये शब्द कानों में पड़ रहे थे और मेरे कदम माँ की अर्थी के साथ साथ तेज तेज चल रहे थे। मेरे जीवन का अंतिम साथी भी मुझसे विदा हो गया था। बूढ़े माँ बाप की संतान था मैं, 7 भाई बहनों में सबसे छोटा। फिर कितने कदम साथ चल पाते, माँ बाप मेरे साथ। पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए, बहनें पराए घर चली गईं। एक माँ ही थी जो मेरे लिए सब कुछ थी। मौत को इतने करीब से देखने का पहला मौका था। पिताजी की मृत्यु के समय मैं छोटा व नासमझ था। माँ की अर्थी को पूरे रास्ते मैं अपने कंधे पर उठाना चाहता था, परंतु कुछ बड़े बुजुर्ग मुझे बीच बीच में थोड़ी देर के लिए हटा देते और मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर भागता। कितनी जल्दी थी उनको। फिर एक चौराहे पर ना जाने कौन सी रस्म कराई और शीघ्रता से अर्थी उठाकर चल पड़े, मानो किसी की गाड़ी छूट रही हो। शमशान भूमि आ गई थी। माँ की अर्थी को अंदर ले गए। मैं आगे की प्रक्रिया से अनभिज्ञ था। क्या होगा, कैसे होगा, नहीं जानता था। फिर पड़ोसी के रामदयाल जी ने पूछा, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मैं क्या जवाब देता। मैं तो बस निरंतर आंसू बहा रहा था। फिर मैंने देखा सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, लकड़ियाँ नहीं आईं, घी कहाँ है, और हाँ वो हांडी। पर मेरा किशोर मन रुदन कर रहा था। फिर रामदयाल जी ने ही भेजा किसी को लकड़ियों का इंतजाम करने। सब यात्रा में आए सब लोग इधर उधर हो गए थे। सब अलग अलग समूह में बातचीत करने लगे। अकेला मैं ही बैठा था अग्नि के पास। रोने की भी एक सीमा होती है। बस टकटकी लगाए देख रहा था। इतने में ही एक व्यक्ति आया जो पहनावे से सफाई करने वाला लगा। मुझसे बोला, बाबूजी, यह चादर मुझे दे देना। वो मेरी माँ पर ओढ़ाई हुई चादर मांग रहा था। मन बहुत खराब सा हो गया था। मैं तो माँ के प्यार से वंचित हो गया और इसे चादर की पड़ी है। किस लिए उड़ाई है चादर हमने माँ को? मेरा मन उथल पुथल हो रहा था। शमशान भूमि में कुत्ते घूम रहे थे। गंदगी का साम्राज्य था। बैठने का स्थान ना होने के कारण सब खड़े ही बातें कर रहे थे। कोई इधर उधर उकड़ू होकर बैठे थे। फिर कुछ हलचल हुई। शायद रामदयाल जी लकड़ियां ले आए थे। मैंने नहीं चाहा था कि वे जल्दी आएं, लेकिन मेरे अलावा सबको जल्दी थी। आनन फानन में रस्में पूरी कराई गईं और मेरी माँ का शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया गया। उस समय मैं फपक पड़ा। कितना स्वार्थी होता है ये इंसान। एक पल में सारे रिश्ते तोड़ देता है। अपने प्रियजन का शरीर अग्नि में झोंक देता है। ऐसा लग रहा था मानो जिगर में हलक अटक रहा हो। मस्तिष्क चेतना शून्य हो गया था मेरा। फिर रामदयाल जी ने ही मुझे गले से लगाया। सभी ने जल्दी से जलती चिता के चारों ओर फेरी लगाई और चलने की तैयारी करने लगे। रामदयाल जी ने मुझसे कहा, चलो बेटा। क्यों चलूं? मेरा मन बोल रहा था, अभी तो आग पूरी तरह प्रज्वलित भी नहीं हुई। क्या हम और इंतजार नहीं कर सकते? पर मेरी बात रुदन के कारण मुंह पर नहीं आ पाई। सभी को घर जाने की जल्दी थी। सूरज सिर पर आ गया था। किसी को प्यास लगी थी तो कोई नहाना चाहता था, परंतु मैं तो अपनी माँ के पास बैठना चाहता था। मुझे कोई भूख नहीं थी, कोई प्यास नहीं थी। कुछ तो लकड़ियों के प्रबंध में देरी के कारण झल्ला रहे थे, लेकिन मैं तो माँ के शरीर को होम होते देखना चाहता था। माँ को विदा करते समय अंत तक माँ के पास बने रहना चाहता था, परंतु रामदयाल जी ने मुझे
समझाते हुए कहा, अब माँ अपनी नहीं है, भगवान अपने आप संभाल लेगा इसे। मैं मुड़ मुड़ कर जलती चिता को देख रहा था। कितना स्वार्थी हो गया हूँ माँ, तेरे पास जी भर कर बैठ भी नहीं सकता। मुझे इस संसार से विरक्ति सी हो गई है। संपूर्ण संसार मुझे स्वार्थ का पुतला नजर आया। शमशान भूमि के द्वार पर पहुंचा तो नाई उस्तरा लेकर खड़ा था। रामदयाल जी ने कहा, बेटा अपने केस दान कर दो। मैंने चुपचाप अपना सिर झुका दिया। क्या केस दान ही सच्ची श्रद्धांजलि है? मेरा मन मुझसे ही प्रश्न कर रहा था। संसार का यह ढोंग मुझ में भी तृष्णा पैदा कर गया। घर आकर फिर वही स्नान, आवास शुद्धि, लोगों का आना जाना, रस्में, औपचारिकताएं और भी न जाने क्या क्या। भारतीय रीति के अनुसार अस्थि चुनने के लिए वहां पहुंचे तो देखा, जहां मां की चिता जलाई थी वहां आसपास कुत्ते कुछ सूंघते हुए घूम रहे थे। ऊपर से नीचे तक झंझना उठा मैं। कई आशंकाओं से घिर गया। अपने 2 मित्रों की सहायता से अस्थियां चुनी और हरिद्वार विसर्जन के लिए रवाना हो गया। माँ की मौत और उसका अंतिम संस्कार मेरे लिए कई प्रश्न छोड़ गया। ये प्रश्न समय समय पर कौंधते रहते। मेरा संवेदनशील मन कभी भी यह बात स्वीकार नहीं कर पाया कि हम अंतिम समय में मृत व्यक्ति को यूं ही जलता छोड़ आए, या अंतिम समय में जब व्यक्ति अपने प्रियजन को भावभीनी विदाई देना चाहता हो तो वह लकड़ी, घी, अग्नि जैसे अन्य प्रबंधों में स्वयं को झोंक दे और उसका श्रद्धांजलि भरा भाव ही काफुर हो जाए। परंतु मैं भी क्या करता। माँ की मौत के समय मैं अकेला ही था। कोई रिश्तेदार तब नहीं पहुंचा था। पड़ोसी थे, लेकिन वो भी मुझसे ही सभी प्रबंध पूछ कर करते रहे। इस बात को करीब 10 वर्ष हो चुके हैं। अपनी एयरफोर्स की नौकरी के दौरान शहर दर शहर घूमा हूँ, परंतु अब भी माँ की मौत का दृश्य नहीं भुला पाया हूँ। इस शहर में आए मुझे 1 वर्ष हुआ है। कुछ दिन पहले सुखवेडुन लीडर रमाकांत की माताजी का देहांत हो गया। पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज था कोई काम हो तो उसके बारे में पूछना। दाह संस्कार के लिए सामग्री जुटाने का काम मुझे सौंपा। शहर के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ गढ़ रोड पर शमशान भूमि है, बस वहाँ के संरक्षक को सूचना दे दो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। कौन है वो संरक्षक? मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि वो संभागीय आयुक्त के कार्यालय में लेखाधिकारी है। लेखाधिकारी? मैं चौंक गया। इस वक्त कहाँ मिलेंगे? मैंने पूछा। अपने ऑफिस में। मुझे ऑफिस का पता देकर भेजा गया। मेरे मन में अजीबोगरीब विचार उमड़ रहे थे। शमशान भूमि का संरक्षक एक लेखाधिकारी कैसे हो सकता है? और मैं विचारों में खोया बेवजह स्कूटर के गियर बदल रहा था। संभागीय आयुक्त के कार्यालय परिसर में स्कूटर रोका। लांबा जी कहाँ मिलेंगे? जो अभी पूरी बात बताता, इससे पहले ही मुझे दूर एक कमरे की ओर संकेत कर दिया गया। कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि सामने धूसर बालों वाले, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ाए एक अधिकारी फाइलों में सिर गड़ाए बैठे हैं। मेरे कदमों की आहट ने उन्हें चौकन्ना कर दिया। आप लांबा जी? मैंने धीरे से कहा। हाँ हाँ, क्या बात है? उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा। वो ऐसा है, हमारे पड़ोसी की माँ जी की मृत्यु हो गई। अच्छा, कब ला रहे हैं संस्कार के लिए? अभी, बस अभी। आप चलो, मैं आता हूँ। वे तुरंत खड़े हुए और फुर्ती से फाइलें समेटने लगे। मैं हैरान था कि उन्होंने मेरा एक वाक्य सुना और बस तैयार हो गए। वो सर, ऐसा है वो पैसे। मैं हिचकिचा रहा था। वो मुझे ज़्यादा जल्दी में लग रहे थे। मेरी बात अनसुनी कर
वे आगे बढ़ गए। मैं बाहर निकला तो देखा कि वे पहले अपना स्कूटर स्टार्ट करके चले जा रहे थे। मैं अजीब सी कसमकस में था। घर पहुंचा तो रमनकांत जी की माताजी की अर्थी तैयार थी, बस ले जाने की तैयारी थी। मैंने सूचना दी कि वो संरक्षक मिल गए थे, वहां पहुंचने को कहा है। राम नाम सत्य है कि उच्च स्वर के साथ रुदन भरे माहौल से अर्थी को कंधा देते हुए शमशान भूमि की ओर ले गए। 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद एक बड़ा सा गेट दिखा जो घने छायादार पेड़ों के बीच स्थित था। गेट पर लगे काले अक्षरों में लिखा था, कल्याण भूमि। लांबा जी हमसे पहले पहुंचकर गेट पर इंतजार कर रहे थे। फिर हाथ से संकेत करते हुए उन्होंने अंदर आने के लिए इशारा किया। अंदर गए तो आश्चर्य, चिता तैयार थी, बस हमें तो वहां मृत शरीर रखकर रस्में पूरी करनी थी। मुझे अपनी माँ की मौत का दृश्य याद आ रहा था। यहाँ तो सभी शोक से व्याकुल चिता के चारों ओर बैठ गए। साफ सुथरी जगह, नीचे जमीन पर बैठना भी बुरा नहीं लग रहा था। रमनकांत जी ने मुखा अग्नि दी, दो वातावरण और गमगीन हो गया तो सभी ने चिता के चारों ओर फेरी लगाई और पुनः गोल दायरे में बैठ गए। सभी निर्विकार भाव से धू धू करती चिता को जलते देख रहे थे। लांबा जी स्वयं भी हमारे साथ पूरे समय रहे। मैंने देखा रमनकांत जी की माँ के शव पर जो चादर ओढ़ाई हुई थी, किसी ने उसे उतारा नहीं। वो चादर समेत चिता को समर्पित कर दी गई थी। मैं भी तो ऐसा ही चाहता था जब मेरी माँ की मृत्यु हुई थी। अपनी माँ का अंतिम क्षणों में पूरा साथ देना चाहता था, परंतु व्यवस्था की कमी कहो या कुछ और, मेरी माँ को बिना चादर के चिता में रखा गया। माँ बिना ओढ़े जलती रही। चादर वहाँ का कोई व्यक्ति उतार कर ले गया था। कोई रुका नहीं, ना ही रुकने दिया। उस दिन कितना वितृष्णा से भर गया था। मैं संसार के प्रति वर्तमान में लौटा तो चिता की आग अंगारे बन चुकी थी। अब सभी लोग उठने लगे। लांबा जी ने पानी की ओर इशारा किया। पानी के मटके रखे थे। सबको प्यास लगी थी, अतः सबने पानी पिया। दूसरी ओर पानी के नल थे। साफ सुथरा सीमेंट का घड़ा था जिस पर नहाया जा सकता था। सबने वहां स्नान किया। मुझे वहां ना कोई बाल मुड़ने वाला नाई दिखा, ना चादर उठाने वाला व्यक्ति, ना कोई आवारा कुत्ते थे, ना कोई कूड़ा करकट। पेड़ों पर पंछी अवश्य कलरव कर रहे थे, मानो हमारे शोक में शामिल हों। चारों ओर छायादार पेड़ थे जिनके नीचे संसार के सफर से थककर चूर व्यक्ति सांस ले सकता था। संतावना भरी छाया हरे घावों को कुछ मरहम दे रह सकती थी, वरना एक तो अपने प्रियजन के बिछड़ने का गम, ऊपर से ये सांसारिक प्रबंध में अभिभूत हो गया था। वहाँ की व्यवस्था देखकर लांबा जी पूरे समय मूक बने रहे। मैं पूरे 13 दिन तक रमनकांत जी के साथ रहा, उनकी घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, परंतु हर समय लांबा जी की छवि मेरे दिमाग में घूमती रही। अपनी माँ की मौत और रमनकांत जी की माँ की मौत की तुलना एक फिल्म की भांति मेरे दिमाग में चलती रही। रह रहकर मेरे मस्तिष्क में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। इतने अच्छे ऑफिस के अधिकारी इस काम में कैसे आ गए? क्यों इस कार्य के प्रति इतना समर्पित हो गए? कैसे सामंजस्य बैठाते होंगे अपनी इस नौकरी में? ना मैं कोई पत्रकार था, ना कोई लेखक, पर मेरे मन में उलझे प्रश्नों की जिज्ञासा ने मुझे लांबा जी से पुनः मिलने को प्रेरित किया। रमनकांत जी के घर से काम खत्म होते ही मैं पहुंच गया लांबा जी के कार्यालय में। मुझे देखकर बोले, हाँ बोलिए सर, आज वैसा काम मतलब दाह संस्कार का कोई काम नहीं है। क्षमा करना, मैं तो आपसे मिलने बस यूं ही चला आया। चेहरे पर गंभीरता ओढ़ते हुए उन्होंने बैठने का इशारा किया।
एक बार तो उनकी गंभीरता को देखकर मैं डर गया। घंटी बजाई तो चपरासी पानी लेकर आया। पानी का गिलास पीकर कुछ पूछने की हिम्मत जुटाने लगा। वे शांत बैठे रहे। मैंने पूछा, अगर आप नाराज ना हो तो आपसे एक बात पूछूं? नाराज किससे हूँ? नाराज होना छोड़ दिया है मैंने। वे दार्शनिक अंदाज में बोले, आप ये दाह संस्कार में इतनी सहायता करते हैं, क्यों? बड़ी मुश्किल से शब्द निकल रहे थे। मैं कारण जानना चाहता हूँ। हाँ जरूर, कारण है। उनका गंभीर चेहरा और ज़्यादा गंभीर हो गया था। मेरा हृदय बात की गंभीरता से धड़कने लगा था, इसलिए मैं स्वयं को कारण सुनने के लिए मानसिक तौर से तैयार करने लगा। इस शहर में आए हुए अभी 1 माह ही बीता था कि मेरा 18 वर्ष से पुत्र सड़क दुर्घटना में चला गया। जवान बेटे की मौत, नया शहर, कंधा देने वाला भी न था कोई। इसी शमशान भूमि पर लेकर आया था मैं अपने बेटे को दाह संस्कार के लिए। लकड़ी नहीं जुटा पाया था। बेटे का शव 2 घंटे लकड़ी के इंतजार में पड़ा रहा। बेटे के जाने का जो दर्द था वो उसे लकड़ी के इंतजार में पड़ा रहने का दर्द बन गया। शव को वहीं छोड़ साइकिल पर लकड़ी ढूंढने निकला। इंतजाम करके आया तो सब पर ओढ़ाई चादर कोई ले गया था। लांबा जी अनवरत बोल रहे थे। दिल और दिमाग दर्द से चित्कार कर उठे। छोटे बेटे और पड़ोसियों की मदद से जैसे तैसे दाह संस्कार किया। इस दौरान आसपास घूमते कुत्तों को भी भगाता रहा। चिता शांत हुई तो एक सुकून मिला, जैसे कोई जंग जीती हो। मैं मौन सुन रहा था। सुकून, सुकून। जब घर पहुंचा तो ये शब्द मेरे मस्तिष्क पर हथौड़े सा वार करने लगे। लांबा जी सिर पकड़कर बैठ गए। मुझे ऐसा लगा मानो वो अब भी अपने मस्तिष्क पर वार महसूस कर रहे हैं। मेरा बेटा चला गया और उसकी चिता जलाकर मैं सुकून महसूस कर रहा हूँ। धिक्कार है मुझे, पर क्या करता बेटा, मैं मजबूर था। बेटे के जाने के गम से ज़्यादा खुशी उसे अग्नि देने में हुई। मुझे लांबा जी ने बेटा कहकर संबोधित किया। घर जाकर खूब रोया मैं। लांबा जी की आंखें नम देखकर मेरी आंखें भी नम हो गईं। भरसक प्रयत्न किया, पर 2 बूंद आंसू छलक ही पड़े। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं किसी की मौत पर ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके प्रियजन की मौत का गम मौत के लिए ही रहने दूंगा। मौत पर प्रियजन उसे भीगी आंखों से विदा कर पाएं, उसे संस्कार के लिए प्रबंध में उलझना ना पड़े। जहां उसका प्रिय व्यक्ति मौत की नींद सोए, वह स्थान कम से कम कुत्तों के घूमने की जगह ना हो, चादर खींचने की जगह ना हो। मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। मुझे अपनी माँ की मौत याद आ रही थी। लांबा जी की आंखें नम थी। शायद इतनी चिताओं की अग्नि देखते देखते उनकी अविरल धारा सूख चुकी थी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आंसुओं से तर चेहरा और भरी हुई आवाज़ के साथ मैं बोला, बेटा मेरी इस कल्याण भूमि में किसी को लकड़ी की फिक्र नहीं होती, कोई प्यासा नहीं जाता। बस अपने प्रियजन के विछोह के क्षण को महसूस करते हैं सब, ताकि जिंदगी में कोई पश्चाताप न रह जाए कि हम मौत को अलविदा नहीं कह पाए। कई लावारिस सब भी आते हैं तो उसका संस्कार भी मैं करता हूँ। आर्थिक कोष के लिए जो पैसा संस्कार के समय आता है वही मैं इसमें लगा देता हूँ। पैसा बचता है तो कल्याण भूमि के विकास में लगा देता हूँ। लांबा जी अब सामान्य हो गए थे। मैंने पूछा, लेकिन यदि कोई कार्यालय समय के दौरान आए तो क्या करते हैं? उच्च अधिकारियों ने मुझे इसकी विशेष छूट दी है। इस कार्य में जाने आने पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं उठना नहीं चाह रहा था, पर समय काफ़ी हो गया था। मैंने उठकर हाथ जोड़कर लांबा जी का अभिवादन किया और बाहर आ गया। मैं भाव विभल हो गया था। लांबा जी की कहानी सुनकर नतमस्तक था। उस व्यक्ति के सामने सोचता आ रहा था कि इंसानियत अभी जिंदा है। हमारी सभ्यता में, हमारे शास्त्रों में, वेदों में मृत्यु पर कितने ही कर्मकांड लिखित हैं, कितने ही
पाखंडों का उल्लेख है, लेकिन मृतकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है जिसे लांबा जी ने अपनाया है। और फिर रास्ते में ही निर्णय लिया कि मैं भी इस श्रद्धांजलि में शामिल हो जाऊंगा लांबा जी के साथ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।